कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं और जितनी भी इक्वेशंस है उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये है चैप्टर का नाम। ठीक है, अभी हम बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं, है ना, कि कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, कितने टाइप की इक्वेशंस है। तो फर्स्ट टाइप जो रिएक्शन है ना बच्चों, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझना है तो हमें इसको जनरली समझना पड़ेगा कि किस प्रकार इसे लिखा जाता है। वैसे डेफिनेशन है व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट combines to form a single product, that reaction is said to be the combination reaction। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाएंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट वो फॉर्म करेंगे और उस रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, जैसे हम ऐसा ए बी के फॉर्म में देख लेते हैं कि एक रिएक्टेंट और दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, जिसको हम सी बोल देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कंसीडर होता है, आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल है। क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड को लिया गया है, जिसको हम कहते हैं क्विकलाइम। क्या बोलते हैं? क्विकलाइम को कंसीडर किया है, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, जिसको एक्चुअली में हिंदी में चूना क्या देते हैं, चूना पाउडर कह दो। इसमें वाटर को मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है, तो एज अ रिजल्ट जो बाहर आता है रिएक्शन के बाद, यह आता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस फॉर्म में, और साथ में लिटिल अमाउंट ऑफ हीट, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाती है। अब देखना यह है कि रिएक्शन के दो साइड्स होते हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS। LHS वाले साइड्स को हम क्या बोल देंगे? LHS वाले साइड को हम कह देंगे रिएक्टेंट। LHS वाले साइड को हम कह देंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस which take part in chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वही आपका रिएक्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके, रिएक्टेंट्स हो गए। और प्रोडक्ट क्या होता है? आफ्टर पार्टिसिपेशन अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज सेड टू बी प्रोडक्ट। पार्टिसिपेशन के बाद सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसे हम प्रोडक्ट कह देंगे। कोई दिक्कत? और यहां पर हमें समझना होगा कि दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाया, इसको ये हीट एनर्जी है बच्चों, ये रिलीज हो जाएगी, बचेगा यही प्रोडक्ट। ये किसका टाइप हो गया बच्चों? ये टाइप हो चुका है कॉम्बिनेशन का, ये टाइप हो गया है। कोई दिक्कत है? अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। चलो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसको बैलेंस करते हैं। ओके, इक्वेशन लिखकर इसको बैलेंस कर देते हैं। चलो, ये इक्वेशन आपकी, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, सॉलिड फॉर्म में है, साथ में आ गया वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। अब एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एज अ रिजल्ट मुझे मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है एज अ रिजल्ट। ओके, बैलेंस करने का तरीका क्या है कि जो लेफ्ट साइड के जितने भी एटम्स हैं शुड बी इक्वल टू द राइट साइड के एटम। क्योंकि बैलेंस क्यों किया जाता है? एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। That means the number of atom in the reactant should be equal to the number of atom in the product. So you have to calculate the number of atom in both of them. Okay, calculate कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने एटम रिएक्टेंट के पास है और कितने प्रोडक्ट के पास है। तो हम एक पार्टीशन बना देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कर देते हैं। कितना कैल्शियम है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैल्शियम आर देयर इन कैल्शियम ऑक्साइड? एक। ऑक्सीजन कितना है? चेक कर लेंगे। एक ऑक्सीजन तो इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 1 + 1 2 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2। चेक कर लेना। यहां कैल्शियम कितना है? यहां कैल्शियम 1 है।
क्योंकि जो 2 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि इसके साथ। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी ये 2 हो जाएगा। तो यार तो बराबर है ना, 1 1 2 2 2 2, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कुछ कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जो बैलेंस नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर वो एक कौन सी इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं अलग कलर से लेना चाहूंगा, इस कलर से। देखो बेटा, यह है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ क्या चीज बेटा, मैग्नीशियम। स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया होगा कि मैग्नीशियम को जलाया जाता है, व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम के साथ ये जल जाता है। बहुत ऐसी रोशनी आती है जो आंखों में लगती है कि नहीं, ऐसी रोशनी आती है। तो एक बार इसको जला करके देख लेते हैं कि होगा क्या। तो बेटा, तो मैं क्या करता हूं, मैग्नीशियम ले लेता हूं। ये आपका मैग्नीशियम दिख रहा है आपको, साथ में जलाना होगा तो विदाउट ऑक्सीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। और एज अ प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा एज अ प्रोडक्ट मुझे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एज अ प्रोडक्ट मुझे क्या मिलने वाला बच्चों, मैग्नीशियम। एज अ प्रोडक्ट मुझे क्या मिलने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पार्टीशन कर देते हैं, हाउ मेनी मैग्नीशियम आर इन रिएक्टेंट, एक मैग्नीशियम का एटम है। यहां पर कितने एटम है, यहां 2 ऑक्सीजन के एटम है। इधर चेक करेंगे कितना मैग्नीशियम का एटम है, एक एटम मैग्नीशियम का है। कितना ऑक्सीजन का एटम है, एक एटम ऑक्सीजन का है। अब जो डिसबैलेंस हो रखा है, अनबैलेंस हो रखा है सॉरी, वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम के बीच में है। करना क्या है, ऑक्सीजन को यहां पर ट्वाइस करना पड़ेगा। तो पूरे कंपाउंड के सामने मुझे 2 लिखना होगा। अब 2 लिखने से क्या होगा, ऑक्सीजन इससे मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम भी इससे मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा। क्योंकि कंपाउंड के आगे 2 लिखने का मतलब है कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स है वो डबल होना शुरू हो जाएंगे। कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, दोनों डबल हो गए। 3 लिखता तो ट्रिपल हो जाते, 4 लिखता तो 4 टाइम्स हो जाते। ओके, तो यहां पर अब दिक्कत क्या है कि यहां पर मैग्नीशियम 1 है, तो मैं डायरेक्टली अगर मैं 2 लिख दूंगा तो ये पूरा मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2। अब चेक कर लो, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये हो चुकी है बैलेंस्ड। कोई दिक्कत है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आपके सामने कर दिया, कोई दिक्कत है। और कॉम्बिनेशन भी बता दिया, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो बेटा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये 2 रिएक्टेंट, पहला दूसरा या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक सिंगल प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हो चुका है। ये तो हीट एनर्जी है, ये रिलीज हो जाएगी बच्चों। आया समझ? ओके ओके, तो एक पेज और ले लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कलर ले, व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। नाउ आपने रिएक्शन अभी जस्ट देखा, जस्ट आपने क्या रिएक्शन देखा, आपने देखा कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे जलाया, नहीं सॉरी इसे जलाया नहीं, इसमें वाटर ऐड किया जो कि लिक्विड फॉर्म में है। एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, एज अ रिजल्ट मुझे मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, वाटर सॉल्यूबल। ओके, और साथ में हमें हीट एनर्जी रिलीज होती फील होती है। ओके, नाउ इस रिएक्शन को पूरा देखेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका कॉमन नेम क्या है। इसे कॉमनली क्विक लाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है कॉमनली। इसे कॉमनली क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है, देखो लाइम में वाटर ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, लाइम में वाटर ऐड हो गया तो हो जाएगा बच्चों लाइम वाटर हो जाएगा, लाइम वाटर। अब इस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बेटा अगर मैं एक चीज और बता दूं, द रिएक्शन इन विच, है ना, अगर मैं बोल दूं यहां पर द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, किसके साथ रिलीज होगी, प्रोडक्ट के साथ, along with the formation of product, किसके साथ रिलीज होगी, प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो गई। आर सेट टू बी, क्या कहा जाएगा, सेट टू बी, क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई बात समझ के नहीं आई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, प्रोडक्ट के साथ हो रही है, प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? उसे बोलना शुरू कर देंगे एक्सोथर्मिक। आया समझ के नहीं आया? क्या बोलना शुरू कर देंगे? एक्सोथर्मिक। ओके, एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल दे देता हूं, बड़ा मस्त एग्जांपल है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। ये क्या चीज है भाई? बेटा ये वो रिएक्शन है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग तो बेटा मैकेनिज्म है ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मैकेनिज्म हो गया। जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन को बॉडी में ले जा करके उस ऑक्सीजन को वाया ब्लड सेल्स के पास ले जाना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाना, जहां पर वो किसके साथ कंबाइन होने वाला है? सेल के पास किससे कंबाइन होने वाला है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि C6H12O6 है, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन जा करके। जैसे इसके साथ कंबाइन होगा, एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है? एज अ रिजल्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में आएगा वाटर, और साथ में आएगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, राउंड अबाउट 36 ATP ऑफ एनर्जी। ओके, अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे ना, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बेटा अगेन इसको हम क्या बोल देंगे? अगेन इसको क्या देंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है ना, ये कौन सा रिएक्शन है? इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन कंबाइंस विद द ग्लूकोज, ऑक्सीजन कंबाइंस विद द ग्लूकोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर along with the energy. That is why that reaction is said to be exothermic. आया समझ? अब वही बैलेंस तो करना बनता है ना भाई, तो बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए। कैसे करेंगे? कार्बन के कितना नंबर ऑफ एटम है? 6, यहां देख सकते हैं 6 है। ओके, इधर कार्बन का कितना नंबर ऑफ एटम है? कार्बन का कितना नंबर ऑफ एटम है इधर? यहां पर कार्बन का जो नंबर ऑफ एटम है ना बच्चों, जो कार्बन का नंबर ऑफ एटम है ना, इधर कार्बन का नंबर ऑफ एटम वो 1 है। चेक कर लो। अब 6 बनाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन कितना है? 12। यहां पर भी यहां 2 है, तो ऐसा कर लेते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 6। तो कितना कार्बन हो गया इधर? कार्बन हो गया भैया 6। इधर भी कितना कार्बन है? यहां पर कार्बन हो गया 6। लेकिन अगर मैंने यहां 6 लिखा है तो कंपाउंड 6 टाइम्स हो जाएगा पूरा। कार्बन भी 6 टाइम हो गया, तो ऑक्सीजन भी 6 टाइम हो जाएगा। ऑक्सीजन पहले से कितना है? 2, और 2 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो कितना पड़ जाएगा? 12। यहां ऑक्सीजन कितना है? 6। अब देखते हैं हाइड्रोजन का भी एक चेक कर लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को बाद में देख लेंगे, एक बार मैं हाइड्रोजन को चेक कर लेता हूं। तो ऑक्सीजन को हम बाद में देख लेते हैं, एक बार हाइड्रोजन को भी हैंड टू हैंड देख लेते हैं। कितना है हाइड्रोजन? 12, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 6। तो बेटा 6 को 12 बनाने के लिए क्या लिख दूं? 2 लिख दूंगा। तो कितना हो गया ये? 12। ये 12 12 12 मैच, 6 6 मैच। अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। यहां पर कितना ऑक्सीजन है? 6 दूनी 12, ठीक है। और यहां पर कितना है? यहां पर ऑक्सीजन कितना है? यहां पर 2 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। 12 2 कितना हो गया? 12 और 2 कितना हो गया भैया? 14 ऑक्सीजन हो गया। कोई दिक्कत? अब यहां पे ऑक्सीजन देखेंगे तो 12 6, कोई मॉलिक्यूल गलत तो नहीं हो रहा भैया? 2 हो गया, वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ठीक है। 12 2 14, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो अगर मैं यहाँ पर सीधा 14 बनाने के लिए मालूम मैंने 6 लगा दिया इधर, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर हो गया, प्लस में 12 यहाँ हो गया, यहाँ तो 18 हो रहा है। यहाँ भी 18 ही होना चाहिए। 6 दूनी 12। ओहो, लगता है यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है बच्चों। यहाँ पर 6 लगना चाहिए था। कितना लगना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था 6। तो यहाँ पर 6, जब भी तो 12 बनेगा। और ये ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर ऑक्सीजन है 6। तो बेटा 12 और 6 यहाँ पर आ गया 18। 12 और 6 18, मुझसे मिस्टेक हो गया। 12 6 18 18 18। लो जी, बैलेंस हो गया पूरा, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है। चलो, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है? नेक्स्ट रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं भाई इस रिएक्शन के अंदर। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है।
तो बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन को देख लेते हैं। इसे कैटेगराइज किया गया, जो पहली कैटेगरी है ना इसकी, वो है इसका थर्मल डीकंपोजिशन। क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो सेकंड कैटेगरी आएगी ना इसकी, जो सेकंड कैटेगरी आएगी वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ये सेकंड कैटेगरी आ गई इसकी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और जो थर्ड कैटेगरी आएगी ना बच्चों, जो थर्ड कैटेगरी आने वाली है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्या नाम है इसका? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। ये इसका नाम है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, अब सबका एग्जांपल दे देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? पहले थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल दे देते हैं, फिर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक का दे देंगे, फिर फोटोलाइटिक का दे देंगे। थर्मल डीकंपोजिशन का दे देते हैं। तो बेटा थर्मल का मतलब होता है हीट एनर्जी। अब देखो, जैसे कि मान लेते हैं सबसे पहला कंपाउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ठीक है, इसके अंदर पहला एग्जांपल दे लेते हैं, लेड नाइट्रेट वाला। ये एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है भाई। लेड नाइट्रेट एक वाइट कलर का सॉल्ट है बेटा, ये लेड का सॉल्ट, लेड का कंपाउंड है। ठीक है, इसके साथ ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसे एब्जॉर्ब करेगा? ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। किसे एब्जॉर्ब करेगा? हीट को। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें? लेड ऑक्साइड में, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। और ये जो लेड ऑक्साइड है ना, ये बेटा येलो कलर का है। किस कलर का है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है वो सॉल्ट जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अधिकतर सॉल्ट तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मैक्सिमम सॉल्ट वाटर के सॉल्युबल है, लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे भी हैं जो वाटर में सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं है। तो जो सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं है ना, उनको प्रेसिपिटेट कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? प्रेसिपिटेट। ध्यान रखना इसके बारे में। ये वाटर सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं? मैं एक काम करता हूं, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं एस। क्या लिख देता हूं ब्रैकेट में? एस। एक बार थोड़ा सा ये, हाँ ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसके ब्रैकेट में एस लिख देते हैं। एस का मतलब सॉलिड, मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं है। आया समझ के नहीं आया? ये वाली गैस पे फोकस करना भाई, ये वाली गैस पे फोकस करना। ये जो गैस है ना, ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स वाली गैस है, ब्राउन फ्यूम्स वाली गैस है, ध्यान रखना, है ना। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अ कंपाउंड विच ब्रेक्स टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट एंड अ ब्राउन कलर फ्यूम गैस, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है? वो लेड नाइट्रेट है। आइडेंटिफाई द येलो प्रेसिपिटेट, तो येलो प्रेसिपिटेट क्या है? लेड ऑक्साइड है। और ब्राउन कलर के फ्यूम्स वाली गैस को आइडेंटिफाई करो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। एक नंबर तो यहां बन गया। दूसरा नंबर कैसे बनेगा? कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव स्टेटमेंट। अबव स्टेटमेंट के लिए केमिकल इक्वेशन लिख दो, तो ये केमिकल इक्वेशन आप लिख देंगे। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। विदाउट बैलेंस तो आपको चलना ही नहीं है। तो बेटा बैलेंसिंग तो आपको आती है, आप खुद बैलेंसिंग ट्राई कर लेना इसकी, वो कैसी होगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अरे क्या हो गया? आज ही क्या जा, सेकंड एग्जांपल दे देता हूं मैं। सेकंड जो एग्जांपल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक का है। किसका बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल मैं नीचे लिख दे रहा हूं, फिर मैं वहां पर फोटोलाइटिक का लिख दूंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज एब्जॉर्ब्ड, है ना, विद एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट टू ब्रेक इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट। अब देख लेते क्या हिसाब किताब, इसका मैं एग्जाम लिख देता हूं। ओके, इसमें क्या, जैसे आप वाटर ले लो बेटा, वाटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को, किसे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी को, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक। ओके, इसका लिख देते हैं। फोटोलाइटिक में तो बहुत एग्जांपल है। एक क्वेश्चन आता है कि वाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल। डार्क कलर की बॉटल में सिल्वर क्लोराइड को क्यों स्टोर किया जाता है? रीजन देख लो बेटा, कि अगर सिल्वर क्लोराइड ले लोगे ना आप, सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। इसे अगर आप सनलाइट में रख दोगे ना बेटा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सनलाइट में रख दोगे ना तो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, और सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा ना तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। और सिल्वर किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। किस कलर का होता है सिल्वर? ग्रे कलर का हो जाएगा।
आया समझ के नहीं आया, उसको बैलेंस कर दो बेटा, यहां लिख दो 2 और यहां लिख दो 2, ये पूरा बैलेंस हो गया, चेक कर लो। दिक्कत? ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था पहले इसका। ये भी क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। किसे एब्जॉर्ब कर लेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्रेक हो जाएगा सिंपलर प्रोडक्ट में। पहला आएगा आपका सिल्वर और दूसरा आएगा ब्रोमीन करके आएगा, ठीक है, ये भी ब्रेक हो गया। तो यहां पर 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे, ये भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो डिकम्पोजिशन के मैक्सिमम एग्जांपल हो गए हैं। अब नाउ मूविंग टू द फॉरवर्ड, आगे देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which a more reactive element displaces the less reactive element from its compound. more reactive element displaces the less reactive element. अब मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा more reactive है, कौन सा less reactive है? तो उसको याद करने का तरीका तो पता ही है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और, इस तरीके से याद किया जाता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब ये सारे मेटल है। टॉप पर जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद थोड़ा सा कम रिएक्टिव, फिर थोड़ा सा कम रिएक्टिव, फिर थोड़ा सा कम रिएक्टिव, ऐसे कर करके डाउनवर्ड आओगे ना तो सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है बेटा, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है। तो ज्यादा रिएक्टिव क्या करेगा? कम रिएक्टिव वालों को उसके कंपाउंड में से हटाता चला जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल है आयरन का बेटा, आयरन जो कि सॉलिड होता है। एक ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, क्या ले लेते हैं? कॉपर सल्फेट, जिसे ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ये। ओके, अब देखेंगे सीरीज के अंदर जो आयरन है वो ऊपर आ रहा है और जो कॉपर है वो नीचे आ रहा है। जो ऊपर आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे आएगा वो कम रिएक्टिव होगा। मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो क्या करेगा आयरन? आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। हटा दिया और खुद कॉपर की जगह पर आ गया तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा। और कॉपर को हटा दिया था, देखो कॉपर अलग हो चुका है। और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। क्या होता है? ग्रीन। तो बेटा ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका अगर मैं नॉर्मली लिखना चाहूं तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि ए एलिमेंट आया और बी सी एक कंपाउंड था। ए एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव था, ए ने क्या करा? बी को सी से हटा दिया, मतलब बी को अपने कंपाउंड से हटा दिया और यहां पर ए सी बना दिया और बी हट चुका है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। वो दिक्कत है? ठीक है, तो ये पढ़ लेना। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं हम कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या है कि द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर्स बिटवीन द रिएक्टेंट। The reaction in which mutual exchange of ion occurs between the reactant। reactant में क्या हो रहा है? आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं? जैसे मैं आपको इसको ऐसे फॉर्म लिख करके दिखा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल जैसे ए बी एक कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है। आया समझ के नहीं आया? ए ने सी को हटा के उसकी जगह ले ली तो ए डी बना दिया, और सी ने ए की जगह ले ली तो यहां बना दिया सी बी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल के बाद समझ लेते हैं। तो बेटा एक ले लेते हैं आपका सोडियम सल्फेट। ये डार्क हो गया, ज्यादा डार्क पर डार्क अच्छा नहीं लगेगा। लाइट ले लेते हैं थोड़ा, अब ठीक लगेगा। ये हो गया बच्चों सोडियम सल्फेट, जो कि एक्वस होता है। ठीक है, एक सॉल्ट है। एक आ चुका है आपका बैरियम क्लोराइड, ये भी एक्वस ही होता है। अब दोनों ने रिएक्शन दिखाया तो सोडियम ने बैरियम की जगह ले ली, बैरियम ने सोडियम की जगह ले ली, तो सोडियम बैरियम की जगह आएगा तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। वो कॉमन सोल्ट, घर का नमक, ये भी एक्वस ही होता है। वाटर में डालोगे तो सोल्यूबल हो जाएगा ना, एक्वस ही बनेगा। समझ आ रहा है? और साथ में क्या बचा? बैरियम ने जगह ले ली सोडियम की तो बैरियम सल्फेट बन जाएगा। बैरियम और ये सल्फेट, ये जो है ना ये सॉलिड है।
नोटिस करना भैया, ये तो चलो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो बच्चों आप नोटिस करेंगे तो पता लगेगा कि देखो ये एक्वस था वाटर सॉल्यूबल, ये सॉल्ट वाटर सॉल्यूबल है, ये भी सॉल्ट वाटर सॉल्यूबल है, लेकिन इकलौता सॉल्ट आ चुका है जो वाटर सॉल्यूबल नहीं है। और जो सॉल्ट वाटर सॉल्यूबल नहीं होता उसको क्या बोल देते हैं, उसको क्या देते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में, कहां गया वो भैया, एक बार देखना, ये हटी गया पूरा, ये कैसे हट गया, नोट पे क्लिक करो, इस पे, नोट। ठीक है थैंक यू। तो बच्चों जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए उस रिएक्शन को कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जरा इस रिएक्शन को बैलेंस करना भाई, बैलेंस करो, शाबाश, बैलेंस करो इस रिएक्शन को, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए एक पेज ले लेते हैं और बैलेंस कर देते हैं। चलो कहानी देख लेते हैं इसकी क्या है। ये आ गया बच्चों सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस था, ओके। नाउ बेरियम क्लोराइड जो कि एक्वस था, वाटर का सोल्यूबल सॉल्ट था। उसके बाद सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक्वस है। और जो लास्ट वाला सॉल्ट था ये बेरियम सल्फेट जो है ये बिल्कुल भी एक्वस नहीं है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। बैलेंस करो, 2 सोडियम इधर दिख रहे हैं, चेक कीजिएगा तो पता लगेगा कि कितने सोडियम इधर है। 2 सोडियम इधर दिख रहे हैं, 1 सोडियम इधर, तो डायरेक्टली मैं 2 लिख देता हूं। 2 सोडियम, देखो यहां पार्टीशन कर देते हैं। सोडियम कितना हो गया, सोडियम हो गया 2। अब क्लोरीन भी कितना हो गया भाई, पूरा कंपाउंड डबल हो जाएगा ना, पूरे कंपाउंड के एलिमेंट डबल हो जाएंगे। यहां पर सोडियम 2 है, सोडियम 2, अब क्लोरीन 2, क्लोरीन 2 मैच हो गया भाई। बेरियम 1, बेरियम 1 मैच हो गया। सल्फर 1, सल्फर 1 मैच हो गया। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, पूरा बैलेंस हो गया, है ना। अच्छे से देख लेना, पूरा बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत, इसको मिटा दूं, इसको मिटा ही देता हूं, काम करने कि बैलेंस तो आप खुद भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 नंबर में बैलेंसिंग आ ही जाती है। चलो अब जो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है ना वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन है वो। हाँ चैप्टर छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा खास भी नहीं था, ठीक है, लेकिन आपके नंबर को एनहेंस कर सकते। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, either it gain oxygen or lose hydrogen, that reaction is said to be oxidation reaction. reduction में क्या है, the reaction in which a substance loses oxygen or gain hydrogen, okay, ठीक है, ओके ओके। ऑक्सीडेशन में देख लेते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कॉपर है जो कि ब्राउन कलर का होता है, इसको ऑक्सीडाइज कर दो बेटा तो ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। ये ब्लैक कलर का हो जाएगा बेटा, कॉपर काला पड़ जाता है, वही काला कॉपर है। ये तुमने जला दिया कॉपर को तुमने जलाया है, कॉपर को जलाने के लिए ऑक्सीजन की नीड पड़ गई और ये काला पड़ गया। अब भाई क्वेश्चन आता है कि भाई कॉपर काला पड़ गया, उसे वापस से ब्राउन करो। कॉपर काला हो चुका है तो उसको ब्राउन करो, तो कर देते हैं भाई। ये रहा भाई काला कॉपर, देख लो बच्चों, ये काला कॉपर आ गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो। हाइड्रोजन का मतलब समझते हो, कोई एसिड ऐड कर दो। और हर एसिड क्या करता है, हर एसिड क्या करेगा बच्चों, हर एसिड क्या करता है बच्चों, हर एसिड हाइड्रोजन देता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड कर दिया, अब तो हाइड्रोजन करने क्या वाला है, देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, वाटर बना दिया, ऑक्सीजन को गेन करते ही, और ऑक्सीजन को गेन करेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा, लो जी कॉपर अलग हो गया। वापस से आपका कॉपर ब्राउन हो चुका है, वापस से कॉपर आपका ब्राउन हो गया। समझ आ रहा है बेटा, वही है ना, कॉपर काला हो जाता है तो मम्मी क्या करती है, कॉपर जहां से काला है वहां पर नींबू रगड़ देती है। अब नींबू रगड़ने का मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है, क्योंकि एसिड क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड्स क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन ऐड कर दोगे फिर वापस से जो कॉपर है वो चमक जाता है। मम्मी कहती है कॉपर चमक गया, है ना। कॉपर क्यों चमका, क्योंकि आपने उस पर नींबू रगड़ दिया। भाई काले कॉपर पे नींबू रगड़ दोगे तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और कॉपर का कलर वैसा ही हो जाएगा जैसे था, शाइनी ब्राउन कलर का कॉपर। आया समझ के नहीं आया। ये रिएक्शन में ध्यान रखना, रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही है। कौन कौन सी चीजें हो रही है दिखा देता हूं। ये देखो यहां पर ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ भाई। यहां ऑक्सीजन है, यहां से लूज हो गया, यहां जाते ही लूज हो गया ऑक्सीजन, है ना। अब यहां पर चेक करेंगे, एक बार यहां भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां ऑक्सीजन नहीं था और यहां जाके ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया ना बाद में, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
रिएक्शन में दोनों हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे जब दोनों होगा तो कह देंगे भैया रेडॉक्स हो गया जी, रिडक्शन भी हो गया जी, ऑक्सीडेशन भी हो गया, रेडॉक्स हो गया। क्या ये बात समझ आई आपको? अगर आ रही हो तो बताओ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, तो लिख लेते हैं चलो। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड हुआ है ना, रिड्यूस टू, किसमें रिड्यूस हो गया है भाई, कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर में रिड्यूस हो गया ना, टू फॉर्म मत लिखना, टू कॉपर लिख देना, ज्यादा सही रहेगा। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, चेक कर लो आप, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू, किसमें हुआ, वाटर में। लो जी स्टेटमेंट लिख दिया। अब एक चीज और पूछता है यहां पर, क्या पूछता है भैया, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्या पूछेगा भाई, पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो चेक करो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, वो एजेंट जो ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन ले कौन रहा था, हाइड्रोजन ले रहा है ना ऑक्सीजन, एजेंट का मतलब, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया जो ऑक्सीजन ले रहा है, वो कौन है, वो हाइड्रोजन है। यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। एक और देख लेते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है फिर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराए, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस आर सेड टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसने ऑक्सीजन दिया है, जिसके पास है उसने दिया, मतलब कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड। आपको समझ आया कि नहीं आया? अगर कुछ दिक्कत है तो बता दो बच्चों, कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो बताओ। उसके बाद के टॉपिक पढ़ लेना, रेंसिडिटी और कोरिजन। रेंसिडिटी, कोरिजन। कोरिजन क्या होता है कि मेटल पर अटैक कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर, कोई भी मेटल पे अटैक कर देगा, एटमॉस्फेरिक फैक्टर इसको अटैक करके इसे कोरेड कर देते हैं, तो कोरिजन कह दिया उस प्रोसेस को। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बाहर रखे जाते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, बेकार स्मेल ना करने लगे, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। किसी भी, जैसे चिप्स को नाइट्रोजन वाले पैक में रखा जाता है, ठीक है, क्यों रखा जाता है, उस पैक में क्यों रखा जाता है जिसमें नाइट्रोजन है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और खराब नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया, ज्यादा इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।